मेरा नाम विशी छतवानी है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हूँ और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ गवर्नमेंट कॉलेज में। इन दिनों में हमारी जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी चल रही है और उस सिलसिले में आज अपन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, वो है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ये चैप्टर 11th क्लास के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप 11th में कॉमर्स लेते हैं। है जूनियर अकाउंटेंट में भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, नॉलेज के लिए भी बहुत अच्छा है, स्कोरिंग वाइज भी और समझने में भी इंटरेस्टिंग है। सो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। रिकन्सिलेशन का बेसिकली मतलब होता है मिलान करना। ए कुछ कह रहा है, बी कुछ कह रहा है, उनमें अगर कोई डिफरेंस है तो वो डिफरेंस क्यों है, क्या है, कौन कौन सी बात पे ए और बी डिसअग्री कर रहे हैं। अब जैसे मैंने ए और बी कहा, बैंक रिकन्सिलेशन, जिसे अब मैं BRS बोलूंगा थोड़ी देर में, हिंदी में बोलते हैं बैंक समाधान विवरण, शॉर्ट में मैं इसको बोलूंगा BRS। तो जब हम BRS बनाते हैं उससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि एक होता है व्यापारी, ठीक है, और व्यापारी के पास होती है कैश बुक, ठीक है। उस कैश बुक के अंदर उसके पास कैश वाला कॉलम भी होता है और बैंक वाला कॉलम भी होता है, ठीक है। और एक होते हैं बैंक वाले और उनके पास होती है पासबुक, ठीक है। वैसे पासबुक होती व्यापारी के पास ही है, लेकिन पासबुक में जो एंट्री चढ़ाई जाती है, आजकल तो मशीन से भी हो जाती है, और पासबुक में जो एंट्री चढ़ाई जाती है वो बैंक वाले चढ़ाते हैं। अब हम कहना क्या चाहते हैं, अगर हमारी जो कैश बुक है, हमारी मतलब मैं जब हमारी बोलूँ यानी व्यापारी, व्यापारी की जो कैश बुक होती है उसका जो बैंक कॉलम है, सपोज करो उसके हिसाब से 5 लाख रुपए अकाउंट में होना चाहिए। रिपीट करते हैं, शुरू का एक 5 7 मिनट का हल्का सा बोरिंग है, इंट्रोडक्टरी है। उसके बाद एक 5 मिनट के बाद बहुत ही इंटरेस्टिंग आप रीजन ऑफ डिफरेंस समझेंगे तो आपको मजा ही आ जाएगा, तो बने रहिएगा। तो मैं कह रहा था कि हमारे पास जो कैश बुक होती है उसमें जो बैंक कॉलम होता है उसमें आ रहा है, मान लीजिए 5 लाख का बैलेंस, यानी हमारे अकॉर्डिंग, यानी हमारे अकाउंटेंट के हिसाब से 5 लाख बैंक में पड़ा है। सपोज करो हमने बैंक से स्टेटमेंट निकलवाया या बैंक से पासबुक को अपडेट करवाया और वहां पे बैलेंस आ रहा है 6 लाख रुपया, तो दोनों के बीच में 1 लाख रुपए का डिफरेंस है। मन में पहले तो हमारे लड्डू फूटेगा, अरे वाह मजे आ गए, 1 लाख रुपए ज्यादा है, पर वहां डिफरेंस में कम भी हो सकते हैं तो आपको दुख भी होगा। खैर, अभी बात यह है कि दोनों में 1 लाख रुपए का अंतर है, तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये अंतर क्यों है। पहले हम उन रीजंस का पता करते हैं और रीजंस का पता करके जिस स्टेटमेंट में लिखते हैं उसको बोलते हैं बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। अब आपके दिमाग में ये जरूर आएगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारे अकॉर्डिंग तो 5 लाख का बैलेंस है और बैंक वालों के अकॉर्डिंग 6 लाख का बैलेंस है। वही हम आज के वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे और बिल्कुल सिंपल आपका समझ आ जाएगा, बस एक थोड़ी सी थ्योरी और चलने दीजिए। तो ये हमें समझ में आ गया। अगर एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की बात करें तो हम किसको मिलाते हैं, तो जनरली यहाँ बहुत लेमैन लैंग्वेज में कहा जाता है कि हम कैश बुक और पासबुक को मैच करते हैं, लेकिन बहुत अगर स्पेसिफिक वे में जाए तो कैश बुक के अंदर 2 कॉलम होते हैं, कैश का कॉलम भी होता है और बैंक का कॉलम भी होता है। तो हम कैश बुक के बैंक कॉलम को मिलाते हैं, कैश बुक के बैंक कॉलम को मिलाते हैं, यानी दोनों को कंपेयर करते हैं, ठीक है। और कंपेयर किसके साथ करते हैं, पासबुक के साथ। इसमें भी एक और थोड़ा पेचीदा जाए तो बात बताता हूँ। देखिए, जो लोग सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं, जो लोग बैंक के अंदर सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं, उनको तो बैंक पासबुक देता है, और जिन लोगों का बैंक में करंट अकाउंट होता है, जिन लोगों का करंट अकाउंट होता है उनको बैंक स्टेटमेंट मिलता है, ठीक है। तो हम कैश बुक को मिलाते हैं किससे, किससे कंपेयर करते हैं, या तो कहें पासबुक से या बैंक स्टेटमेंट से। पासबुक होती है इन केस ऑफ सेविंग अकाउंट और आपका बैंक स्टेटमेंट होता है इन केस ऑफ करंट अकाउंट, ठीक है, समझ में आता है। चलिए आगे बात करते हैं। अब ये स्टेटमेंट क्या बताएगा, ये स्टेटमेंट उन रीजंस की डिटेल देगा, उन कारणों को बताएगा जिस वजह से आपकी कैश बुक और पासबुक में अंतर आया है। अब वो अंतर एक वैलिड रीजन से हो सकता है, वो अंतर किसी एरर से हो सकता है। हम यहां समझ लीजिए रेक्टिफिकेशन करने नहीं बैठे हैं। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में तो क्या होता है, हम गलती को ढूंढने के बाद उसे सही भी करते हैं। यहां हमारा सही करने वाला सीन नहीं है। यहां तो आप यूं है कि जैसे हमें किसी, मान लीजिए थर्ड पार्टी को रिपोर्ट करना है, थर्ड पार्टी को हमें ये रिपोर्ट करना है कि कैश बुक वाला तो ये कह रहा है और पासबुक वाला ये कह रहा है और इन दोनों में अंतर है, ये अंतर का साइन है डेल्टा का, ये अंतर है तो क्यों है। जस्ट हम थर्ड पार्टी को बैंक रिकन्सिलेशन के थ्रू ये बताएंगे, ऐसा क्यों ज़रूरी है उसे आप समझिए। सपोज कीजिए आपकी हैसियत एक अकाउंटेंट की है
ये तो हम जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या आप एक ऑर्डिनरी लाइफ में मान लीजिए एक अकाउंटेंट कहीं बन गए। अब आपने अकाउंटेंट बन गए, कैश आप संभालते हैं, अकाउंट्स आप संभालते हैं, आपने कैलकुलेशन करी और आपके हिसाब से आया राम गया राम, आया पैसा गया पैसा, और 5 लाख रुपए अकाउंट में होने चाहिए। उसी दिन हमने बैंक से स्टेटमेंट निकलवाया। अब तो ये वैसे पुराने ज़माने की बात हो गई, आजकल तो ऑनलाइन बैंकिंग चलती है और 1 सेकंड के अंदर स्टेटमेंट निकल जाता है और हर ट्रांजेक्शन के बाद भी मैसेज आ जाते हैं। तो अब ये है कि बीआरएस की इंपॉर्टेंस थोड़ी थोड़ी ख़त्म हो रही है, थोड़ी थोड़ी कम हो रही है, क्योंकि अब रियल टाइम डेटा आने लग गया है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता ही नहीं है। पहले इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू थी जब बहुत एक टाइम लैग होता था, पर फिर भी ये स्टिल ये चैप्टर रेलेवेंट है, क्योंकि नॉलेज के लिए चैप्टर अच्छा है ही है। तो अब आप यूँ देखिए कि हमारे हिसाब से 5 लाख रुपए का बैलेंस है। जब हमने बैंक से पता करवाया या स्टेटमेंट बाहर आया तो उसमें 6 लाख का बैलेंस दिखाई दे रहा है, तो प्राइमा फेसी यानी पहली नज़र में 1 लाख का अंतर है। तो आपके दिमाग में आएगा वाई, पहले तो आपका ही दिमाग खराब हो जाएगा कि 1 लाख का अंतर कैसे आ गया, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि वो दोनों कैश बुक और स्टेटमेंट आपके बॉस ने आपसे मंगा लिया, जो सीएफओ हैं या आपके ऊपर हेड है उन्होंने मंगा लिया, तो उनका भी पहला क्वेश्चन यही हो रहा है कि अंतर कैसे आ रहा है, ये डिफरेंस कैसे आ रहा है। तो आपको बताना पड़ेगा कि वाई देयर इज अ डिफरेंस, ठीक है। तो अगर आप डिफरेंस बता दोगे, रीजन बता दोगे, वो रीजन से सेटिस्फाई हो जाएंगे, तो उनके दिमाग में आ जाएगा कि हाँ ठीक है, कोई अकाउंटिंग में गड़बड़ नहीं हो रही है, मतलब कोई फ्रॉड नहीं हो रहा है, क्योंकि प्राइमा फेसी दिमाग में अच्छे बुरे हर तरह के विचार आते हैं। तो कोई फ्रॉड नहीं हो रहा है, अगर ये उनको तसल्ली कब होगी, जब आप एक स्टेटमेंट बना के बता दोगे कि देयर इज अ डिफरेंस ड्यू टू दिस, अंतर है, अंतर इस वजह से है, ठीक है। चलिए बात समझ में आती है। एक और बात है कि हमारी जो सिस्टम है जो हम पॉपुलरली फॉलो करते हैं वो है डबल एंट्री सिस्टम। एक और बात है, आप ये समझिएगा कि जब हम कोई वीडियो आप सुन रहे हैं तो केवल यही नहीं होता है कि हम उस चैप्टर का सुन रहे हैं, आप पूरा सुनिए, क्या पता बातों बातों के दौरान कोई और क्वेश्चन का आंसर निकल आए। जैसे मैंने अभी बोला कि जनरली हम डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं, लेकिन बीआरएस बनाना डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं है। पार्ट नहीं है का क्या मतलब है कि देखिए, जनरली हमें जर्नल बनाना होता है, जर्नल के बाद लेजर बनाना होता है, लेजर के बाद फाइनल अकाउंट बनाना होता है। ये हमारे अकाउंटिंग साइकिल को पूरा करने के लिए ज़रूरी है, जनरल लेजर फाइनल अकाउंट ये सब ज़रूरी हैं। लेकिन बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट ऐसी चीज़ है जो बनाना ज़रूरी नहीं है। भले ही हम कितना लाख चिल्लाएं कि बीआरएस इज इम्पॉर्टेंट, बट अगर एक डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करें, एक अकाउंटिंग साइकिल को फॉलो करें, तो बीआरएस ज़रूरी नहीं है। इसी तरह आप याद रखिएगा जो ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन वो आपके डबल एंट्री सिस्टम का कंपलसरी पार्ट नहीं है या कंपलसरी स्टेप नहीं है, तो याद रखिएगा। के बाद अब एक जनरल थ्योरी लिखी है कि भाई जनरली तो जो आप इसको चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। जनरली तो इसलिए लिखा है कि पासबुक में जो बैलेंस होता है और कैश बुक में जो बैलेंस होता है उसमें आइडियली कोई अंतर नहीं होना चाहिए। यस वी डू अग्री कि हमारे बीच में अंतर होना ही क्यों चाहिए, क्यों अंतर नहीं होना चाहिए भाई, कोई ट्रांजेक्शन होता है, हम बैंक में पैसे जमा कराते हैं, निकालते हैं, तो हम उसे कैश बुक में भी एंटर करते हैं और पासबुक में भी बैंक वाले उसे एंटर करते हैं, ठीक है। उनके पास ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, सॉफ्टवेयर होता है, एंट्री चढ़ाते ही वो भी एंट्री करते हैं। तो दोनों ही जब एंट्री कर रहे हैं और दोनों ही अगर तरीके से एंट्री कर रहे हैं तो फिर डिफरेंस होना ही नहीं चाहिए। लेकिन आप थोड़ी देर में पढ़ेंगे कि कई बार कैश बुक में मिस्टेक से या पासबुक में मिस्टेक से कोई एंट्री चढ़ जाती है, या किसी किसी एंट्री में टाइम लैग होता है। टाइम लैग का बहुत क्लियर मतलब समझ लीजिए, इसको अपन टाइमिंग डिफरेंस भी बोलते हैं, कि कोई ट्रांजेक्शन ऐसा होता है जो कैश बुक में तो जल्दी चढ़ जाता है और पासबुक में नहीं चढ़ पाता, या वाइसा वर्सा, पासबुक में तो चढ़ जाता है पर कैश बुक में चढ़ने से रह जाता है या लेट चढ़ता है। तो जब भी ऐसा होगा ना कि एक जगह पे तो एंट्री है पर दूसरी जगह पे एंट्री नहीं है, ऐसा किसी भी रीजन से होगा, तो फिर उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में देयर विल बी अ डिफरेंस, तो अंतर होगा। आगे जाके वो अंतर बराबर हो जाता है बट टेम्परेरी अंतर होगा, और किन किन रीजन से अंतर होगा वो भी अपन इसी वीडियो में सीखेंगे और उसका इम्पैक्ट भी समझेंगे, ठीक है। चलिए, तो इन्होंने एक छोटा इशारा देने की कोशिश की है, फिर मैं तो बाद में सारी बातें बताऊंगा ही। चेक जारी कर दिए किंतु उनका भुगतान नहीं मिला, उनका भुगतान नहीं लिया गया। इसे आप यूँ समझिए कि अगर आपके पास मान लीजिए कोई एम्प्लॉय काम करता है, आपने उसको चेक दे दिया, तो आपने तो कैश बुक में एंट्री कर दी, लेकिन उसने पासबुक में एंट्री, लेकिन उसने पैसा ही नहीं उठाया। हमने उसको चेक दे दिया, उसने कहा ले लेंगे, कहाँ जल्दी है, तो उसने पैसा नहीं उठाया, तो कैश बुक में एंट्री माइनस वाली हो चुकी है और पासबुक में एंट्री माइनस वाली नहीं हुई। अभी आपको लग रहा होगा मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ, लेकिन अभी मैं थोड़ी देर में एक एक रीज़न पे आने वाला हूँ। या कभी कभी बैंक ने आपके ऊपर ब्याज लगा दिया,
अब बैंक ने ब्याज लगा दिया तो उनको तो पता है, तो उन्होंने तो आपकी पासबुक में से पैसा माइनस कर दिया, लेकिन आपकी नॉलेज में ये बात नहीं है। मैंने कहा ना, ये चैप्टर तब से इंपॉर्टेंट है जब ऑनलाइन बैंकिंग का इतना ज़माना नहीं था या रियल टाइम में इतना मैसेज वगैरह नहीं आता था। आज भी कई बार ऐसा होता है कि सिस्टम में सर्वर पे लोड होता है तो आपको पता नहीं चलता। जैसे मान लीजिए महीने का एंड हुआ, 2-3 महीने हो गए, तो बैंक ने ब्याज काट दिया या बैंक ने अपने सर्विस चार्जेस काट दिए, तो पासबुक में से पैसे कट गए और कैश बुक में पैसा नहीं कटेगा। तो आप यानी कैश बुक में तो सोचा जा रहा है कि बैलेंस कुछ है, लेकिन पासबुक में बैलेंस कुछ और है, तो देयर विल बी अ डिफरेंस। तो वो वाली बात है, ठीक है। तो यही बात इंग्लिश में लिखी हुई है। और इसके बाद इन्होंने एक जनरल एडवाइजरी है, जेनरिक सी एडवाइस है कि जनरली हमें ये करना चाहिए कि हर महीने के एंड में अपनी कैश बुक लेनी चाहिए। कैश बुक में जो कैश कॉलम होता है, एक बार मैं बता देता हूँ आपको, कैश बुक में जो कैश कॉलम होता है, सपोज करो वहाँ लिखा है 70,000 रुपया, तो इसका मतलब होता है 70,000 रुपये हमारे हाथ में होने चाहिए, यानी हमारा जो गल्ला या तिजोरी है, जो हमारा आयरन सेफ है, उसके अंदर 70,000 रुपये होना चाहिए। और मान लीजिए कि हमारा बैंक है, वहाँ पे मैं 5 लाख कह रहा हूँ हर बार, वहाँ 5 लाख का है, तो अकॉर्डिंग टू कैश बुक, यानी हमारी कैश बुक के अनुसार, हमारे अकाउंटेंट के अनुसार बैंक में 5 लाख रुपए होना चाहिए। तो आपको इसकी तस्दीक कर लेनी चाहिए, आपको इसकी तसल्ली कर लेनी चाहिए, बैंक से स्टेटमेंट मंगवा लो, एटीएम स्लिप मंगवा लो, ऑनलाइन बैंकिंग ऑन करके देख लो कि वहाँ 5 लाख रुपए हैं कि नहीं है। अगर वहाँ पे असमानता है तो तुरंत आपका दिमाग माथा ठनकना चाहिए और आपको सोचना चाहिए कि यार अंतर कैसे आ गया, अंतर होना ही नहीं चाहिए, अंतर कैसे आ गया। और एक बार पहले आपको अंतर ढूंढने हैं, वो थोड़ा मशक्कत वाला काम होता है। आपको जब एक बड़ी कंसर्न में होंगे तो एक एंट्री को ढूंढना, इट्स लाइक अ भूसे में से, भूसा मतलब घास, ठीक है, जो दिमाग में भरा होता है वो नहीं, जो जो दिमाग, हाँ, जो भूसे में। तो अब यहाँ से अपना जो प्रैक्टिकल पार्ट है वो स्टार्ट है, और यही समझने लायक है। थ्योरी ठीक है, बेसिक हो गई। पहला दिमाग में यही क्वेश्चन है जो कैश बुक और पासबुक में अंतर क्यों होता है, ठीक है। तो पहला रीज़न आपके सामने आ रहा है कि कैश बुक और पासबुक में अंतर क्यों होता है। सपोज कीजिए हिंदी में, चेक निर्गमित किए किंतु भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं किए, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारा कोई ग्राहक है, कोई आदमी है जो हमारे ऊपर पैसे मांगता है, हमने उसको चेक दिया, या हमारा कोई कर्मचारी है, एम्प्लॉय है, हमने उसे चेक दिया। थोड़ी देर अपन एम्प्लॉय पकड़ के चलते हैं, कुछ मैं एग्जाम्पल्स लेके या अमाउंट वाइज में अजम्पशंस लेके आपको समझाऊंगा। अब सपोज कीजिए कि एक अच्छे दिन पे कैश बुक के अंदर आपका 50,000 का बैलेंस चल रहा था और पासबुक के अंदर भी 50,000 का बैलेंस चल रहा था, कोई डिफरेंस नहीं था। उसके बाद हमारा एम्प्लॉय आया, महीने के लास्ट में आया, कहता है सर मेरी सैलरी दे दो। तो हमने उसकी सैलरी थी 8,000 रुपये, हमने उसे 8,000 रुपये दे दिए। तो हमने जैसे ही उसे चेक दिया, 8,000 का चेक दिया, तो हमने उसे तुरंत कैश बुक में एंटर कर लिया, ठीक है। कैश बुक में एंटर करने के बाद क्या होगा कि हमारा बैलेंस अब 42,000 रह जाएगा, क्योंकि हम ये सोचेंगे कि 8,000 हमारे खाते में से निकल गए। लेकिन मान लेते हैं कि वो हमसे चेक लेके तो गया, लेकिन उसने 10 दिन तक या 2 महीने तक, मान लेते हैं 2 महीने तक उसने पैसा निकाला ही नहीं। कहानी है, कहानी में कुछ भी हो सकता है, तो मान लेते हैं कि 2 महीने तक उसने पैसा निकाला ही नहीं। तो अब पासबुक में अगर आप बैलेंस झांकेंगे, इन 2 महीनों में अगर आप बैलेंस को जाके देखेंगे, अज्यूमिंग दैट कि यही एक ट्रांजेक्शन इकलौता ट्रांजेक्शन है, तो पासबुक में बैलेंस आपको दिखाई देगा 50,000। तो अगर आप कोई देखेगा तो क्या पाएगा कि कैश बुक के अंदर बैलेंस है एज पर द, इसको बोलते हैं बैंक बैलेंस एज पर द कैश बुक 42,000 और बैंक बैलेंस एज पर द पासबुक 50,000 रुपये। ये अंतर है 8,000 का, उसका रीज़न भी तुम्हें समझ में आ गया। इसको हम टेक्निकली बोलते हैं कि इस केस में कैश बुक घट चुकी होगी और पासबुक ज्यों की त्यों रहेगी। अब ये बात तो समझ में आ गई। अब क्या होगा जब आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा जिसके अंदर आपको बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाना होगा, तो जैसे आप यूँ समझिए कि अगर आप 42,000 से शुरू करते हैं तो आपको 8,000 प्लस करते हुए 50 पे पहुँचना पड़ेगा, और अगर आप 50,000 से शुरू करते हैं तो आपको 8,000 रुपये माइनस करते हुए 42,000 पे पहुँचना होगा। इसे मैं एक बार बोल के देख बताता हूँ आपको, थोड़ा आपको बोरिंग सा लगेगा या टफ सा लगेगा, लेकिन मतलब रिकनसाइल का मतलब क्या होता है कि दोनों का मिलान करना। अब मिलान कब होगा? अगर आप 42 से स्टार्ट करते हैं तो आपको 50 तक जाना है, और अगर आप 50 से स्टार्ट करते हैं तो आपको 42 पे आना है, बरोबर है। इसको आप कैसे बोलेंगे? सपोज सपोज अपन इसका स्टार्टिंग पॉइंट है कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक 42, तो 42 में आपको 8,000 रुपये जोड़ना होगा। अब आप कहेंगे सर सर प्लीज़ 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 हमें समझ नहीं आ रहा। देखो
क्वेश्चन तुमसे ये पूछेगा कि 8,000 रुपये, अब आप इसको क्वेश्चन के फॉर्म में बताता हूँ कैसे आएगा, फिर मैं आपको इसके ऊपर MCQ का एक वीडियो भी दे दूंगा, ठीक है, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। पर अभी क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि बैलेंस एज पर कैश बुक 42,000 है, ठीक है, और हमने एक 8,000 का चेक एम्प्लॉय को दे रखा है लेकिन उसने पैसा नहीं निकाला है, तो बताइए पासबुक का बैलेंस क्या होगा। तो अगर आपकी स्टोरी समझी हुई है तो आप क्या सोचेंगे, अच्छा 42,000 का तो चेक है, 42,000 का तो बैलेंस हमारी कैश बुक में है ही, और हमने 8,000 का एक ऐसा चेक दे रखा है जिसका पैसा पासबुक में आउट नहीं हुआ है। क्योंकि पैसा पासबुक में से आउट नहीं हुआ है यानी वो पासबुक में अभी भी जमा पड़ा है, यानी पासबुक का जो बैलेंस है वो हायर एंड पे है। आपको हर ट्रांजैक्शन में ये समझना होगा कि कौन सा बैलेंस लोअर एंड पे है, कौन सा बैलेंस कम पे है और कौन सा ज़्यादा पे है, और फिर प्लस करना है माइनस करना है, इसका कोई पक्का नियम नहीं होता है। अगर आप कोई गलत वीडियो देख लोगे या गलत टीचर से सीख लोगे तो वो शायद आपको कोई शॉर्ट ट्रिक दे देगा, इसको प्लस कर देना, इसको माइनस कर देना, पर अगर लॉजिकली बात करें, मैं भी आपको शॉर्ट ट्रिक दे सकता हूँ लेकिन वो लॉन्ग लास्टिंग काम नहीं करेगी। तो मैं इसीलिए थोड़ा सा मेहनत लगेगा, लेकिन मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ कि अगर आप 42,000 से स्टार्ट कर रहे हैं, आपको कैशबुक का बैलेंस पता है और आपको सिचुएशन पता है कि 8,000 रुपये पासबुक में से अभी तक नहीं निकले हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है पासबुक विल बी शोइंग अ हायर बैलेंस। तो पासबुक का बैलेंस जानने हेतु वो पूछेगा जोड़ा जाएगा, घटाया जाएगा, कुछ नहीं किया जाएगा, तो आपको बोलना है जोड़ा जाएगा। तो इस तरह से आपको समझ में आएगा। तो अभी आपको पहला टफ लगा, मैं आपको दूसरा एक एग्जाम्पल देकर बताता हूँ। जैसे सपोज कीजिए कि सोजत एक शहर होता है, या सोजत की जगह सपोज कीजिए आप एक ले लीजिए पाली। एक शहर होता है पाली और एक शहर होता है शिमला, ठीक है। अब कहानी मान लेते हैं कि पाली में जब टेम्परेचर 30 होता है तो शिमला में टेम्परेचर 20 होता है, मतलब वहाँ पे 10 डिग्री डाउन होता है, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। थोड़ी देर के लिए कहानी है। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि अगर पाली का टेम्परेचर 20 है तो आप बोलेंगे सर शिमला का 10 होगा। अब तुमने इतना जल्दी बता दिया, यानी तुमने मन ही मन माइनस किया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि तुम्हें पता है कि शिमला में टेम्परेचर 10 डिग्री कम होता है, तो यहाँ 20 है तो यहाँ 10 है। तो मैं अब तुमसे कितना ही घुमा के पूछूं परेशान करने के लिए, अच्छा पाली में टेम्परेचर 45 है तो तुम फट से बोल दोगे शिमला में 35 है। लेकिन यहाँ से तुम्हारी ये समझ भी तो डेवलप होती है कि अगर शिमला में टेम्परेचर 27 है तो फिर पाली में टेम्परेचर 37 होगा, 37 होगा। अब ये अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो गई। अगर वहाँ 10 माइनस चल रहा है तो इधर 10 प्लस भी तो चल रहा है, तो आप प्लस कर रहे हो या माइनस कर रहे हो डिपेंडिंग ऑन द रिलेशन। तो जैसे आपने अभी शिमला और पाली में टेम्परेचर का रिलेशन समझ लिया, उसी तरह से आपको कैशबुक और पासबुक और वो जो ट्रांजैक्शन होता है उस ट्रांजैक्शन की वजह से जो सिचुएशन क्रिएट होती है उसे समझना पड़ेगा। यही मैं समझाने की कोशिश करूंगा, भले वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाए और हो सकता है कि आपको 2 मिनट बाद समझ में आ जाए तो आप वीडियो स्किप कर देना अगर आपको समझ में आ जाए। नहीं तो मैं इस वीडियो में आपको 10 मौके दूंगा, 10 अलग अलग रीज़न बताऊंगा, इससे आपके रीजंस भी तैयार हो जाएंगे और रीजंस के इम्पैक्ट भी तैयार हो जाएंगे। अब मैं इसमें आपको बोर नहीं करता, इसके बाद मैं अगले पे जा रहा हूँ। सपोज कीजिए रीज़न है चेक बैंक में जमा करा है, परंतु ये तरंतु हो गया, लेकिन बट इट इज़ परंतु बैंक ने उसे जमा नहीं किया। अब अपन सिचुएशन ले लेते हैं। सपोज कीजिए वही लेते हैं, कैश बुक 50,000, पासबुक 50,000, किसी पर्टिकुलर दिन पे ये दोनों बराबर चल रहे थे। अब क्या हुआ कि हम यानी व्यापारी, ठीक है, हम व्यापारी अकाउंटेंट, हमें एक चेक मिला, वो चेक हमने बैंक में जमा करवा दिया। वो चेक था 20,000 का। तो जैसे ही हम बैंक में चेक जमा कराते हैं तो हमारे मन में लड्डू फूटता है और हम ये सोचते हैं कि हमारा बैलेंस अब 70,000 हो जाएगा। लेकिन बैंक को खाते में जमा करने, जिसको क्रेडिट करना बोलते हैं, उसमें टाइम लगता है। बैंक चेक को अच्छी तरह से देखता है, प्रोसेस करता है, उसमें समय लगता है। मान लीजिए सेकंड सैटरडे आ गया, संडे आ गया, रामनवमी की छुट्टी आ गई, ऐसे कुछ भी कहानी हो गई, तो 3-4 दिन तक बैंक ने उस चेक को जमा नहीं किया सपोज, ठीक है। तो अब क्या होगा कि इन 3-4 दिनों में अगर आप देखोगे तो कैश बुक के अंदर बैलेंस है 70,000, पासबुक के अंदर है बैलेंस है 50,000, दोनों के अंदर अंतर है 20,000। कैसे कहेंगे? कैश बुक 20,000 ज़्यादा बता रही होगी, या यूँ कहेंगे कि पासबुक 20,000 लोअर शेष बता रही होगी। अब अगर मान लीजिए कि आपका पासबुक स्टार्टिंग पॉइंट है, सपोज कीजिए आपका स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है, तो अब इस क्वेश्चन की कहानी बनाओ कि मान लीजिए कि पासबुक आपका स्टार्टिंग पॉइंट है और एक ऐसी सिचुएशन है कि चेक बैंक में जमा कराया पर वो बैंक में जमा ही नहीं हुआ, बरोबर, वो पैसा बैंक में क्रेडिट नहीं हुआ। तो अब ऑब्वियस सी बात, अगर आपका पासबुक स्टार्टिंग पॉइंट है तो दे विल आस्क यू कैश बुक का बैलेंस। एक तरफ का बैलेंस दिया जाता है और दूसरी तरफ का बैलेंस पूछा जाता है। तो अगर पासबुक स्टार्टिंग पॉइंट है और आप ये जानते हैं कि आपका जमा कराया गया चेक जमा नहीं हुआ है, तो कैश बुक विल बी शोइंग अ लोअर बैलेंस। आपको ये समझना पड़ेगा कि कैश बुक, नो, नहीं, गलत बोल गया। क्योंकि
क्योंकि वो चेक पासबुक में तो जमा नहीं हुआ है, पर वो कैश बुक में तो जमा हो गया है ना। वो कैश बुक में तो जमा हो गया है, तो कैश बुक विल बी शोइंग हायर बैलेंस। अब आपको लगा सर आप तो कंफ्यूज हो गए। कंफ्यूज नहीं हो गया, ये मेरा टंग स्लिप हो गया, ठीक है। मैं वीडियो एडिट भी नहीं करूंगा, मैं यही आपको समझाना चाहता हूँ कि आपको समझना पड़ेगा कि क्या हुआ। इससे क्या होगा, जब ये जोड़ा जाएगा घटाया जाएगा ना, अगर आपने इसको समझ लिया तो आप कॉन्फिडेंस के साथ जोड़ा जाएगा घटाया जाएगा पे टिक कर पाओगे। अब मैं इसमें उल्टा भी बोल सकता हूँ, लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा और आपका ऐसे प्लस माइनस में आप कंफ्यूज नहीं हो जाओ। तो मैं अगले रीजन पे आ जाऊँगा, ठीक है। और प्रभाव कहाँ तक समझते हैं कि अगर हमने बैंक में जमा कराए तो हमने तो कैश बुक में एंटर कर दिया, हमने कैश बुक में एंटर कर दिया, पासबुक वालों को पासबुक में अभी तक जमा नहीं है, तो कैश बुक हायर बैलेंस पे होगी, ठीक है। और मिलान करने के लिए अगर आप 70 से शुरू होते हैं तो आपको 50 पे आना पड़ेगा, यानी माइनस करना होगा। अगर आप 50 से शुरू करते हैं आपको 70 पे आना होगा, तो आपको प्लस करना होगा, ठीक है। तो अब आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट का क्या है, पहुंचना कहाँ है, और उसके लिए आपको प्लस करना होगा या माइनस करना होगा, ये आपको कहानी मन में सोचनी होगी, ठीक है। चलिए और देखते हैं। तो थर्ड रीजन अपन देखते हैं। थर्ड रीजन कहता है एक ग्राहक ने सीधे ही हमारे खाते में जमा कराए, ठीक है। तो पहले आप इन समझ लो सीधे ही जमा कराना क्या होता है। मान लीजिए कि किसी ग्राहक ने, हमारा कस्टमर है, उसने हमारा अकाउंट नंबर लिया, या हम जो बिल भेजते हैं ग्राहक को उसमें हम हमारा अकाउंट नंबर, जीएसटी नंबर वगैरह लिख देते हैं, ठीक है। तो कोई भी हमारे खाते में पैसा डालना चाहे तो डाल सकता है। आजकल तो यूपीआई पेमेंट्स हो गए तो शटाशटी काम हो जाता है, वरना पहले दूसरे तरीके थे पैसे जमा कराने के, और वो तरीके आज भी हैं। कोई ग्राहक आपके खाते में जाके कैश जमा करा सकता है, चेक दे के जमा करा सकता है, यूपीआई ट्रांसफर कर सकता है। तो कहानी समझिए, सपोज कीजिए एक अच्छे दिन पे कैश बुक का बैलेंस था 50,000 रुपये और पासबुक का बैलेंस भी था 50,000 रुपये, और आपका एक कस्टमर जिसमें आप पैसे मांगते थे उसने आपके खाते में 40,000 रुपये जमा करा दिए। आप पैसे मांगते थे, उसे देने थे, ईमानदारी जिंदा है, उसने आपके खाते में पैसे जमा करा दिए, तो आपके खाते में कितना हो गया, 90,000। अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो अगर आपका कैश बुक स्टार्टिंग पॉइंट है 50 पे आप खड़े हैं, तो पासबुक पे जाने के लिए आपको 40 जोड़ना पड़ेगा। अगर आप पासबुक से स्टार्ट करते हैं तो कैश बुक पे आने पे आपको 40,000 रुपये घटाना पड़ेगा, ठीक है। यूँ बिल्कुल सिंपल समझ में आता है, लेकिन जब मैं थ्योरी की लैंग्वेज में बोलूँगा कि सपोज कीजिए कैश बुक आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, कैश बुक आपका स्टार्टिंग पॉइंट है और आपको पासबुक पे पहुंचना है, तो बताइए आप प्लस करेंगे या माइनस करेंगे। तो थोड़ा सा आपको मनी मन सोचना पड़ेगा। क्या सिचुएशन है, हम कैश बुक से स्टार्ट कर रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से, आराम से मन में धीरे धीरे, जब तक आप नए हैं तब तक धीरे धीरे सोचिएगा, फिर तो आपका दिमाग चलेगा पानी माफिक, पानी की तरह तेजी से। ओके ओके, तो कैश बुक हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, बरोबर। और एक ग्राहक ने हमारे खाते में पैसे जमा करा दिए हैं, तो पासबुक में क्या होगा, पासबुक में डेफिनेटली हायर बैलेंस शो हो रहा होगा। तो हायर बैलेंस पे पहुंचने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। वैसा वर्सा, अगर आपका पासबुक स्टार्टिंग पॉइंट है तो आप ये जानते हैं कि पासबुक के अंदर तो पैसा जमा है, पासबुक के अंदर तो कस्टमर ने पैसा जमा करा रखा है, लेकिन वो एंट्री कैश बुक में नहीं है, उस जमा के बारे में कैश बुक को पता नहीं है, तो कैश बुक विल बी शोइंग अ लोअर बैलेंस। उस लोअर बैलेंस के लिए पहुंचने के लिए आपको माइनस करना होगा। तो एक सिंपल फंडा क्या हुआ, अगर आपको हायर बैलेंस की तरफ रीच करना है, अगर आपको ऊंचे बैलेंस की तरफ पहुंचना है तो आपको प्लस करना होगा, ये तो सिंपल मैथ्स है। और अगर लोअर बैलेंस की तरफ पहुंचना है, आपका टारगेट लोअर बैलेंस है, तो आपको माइनस करना होगा। लेकिन इसके लिए पहले आपको समझना होगा दो बातें, आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है और वो ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट क्या रहा होगा, ठीक है। इनमें इस चीज़ में मत जाना कि वो तो है ना सर, अब ये अब ग्राहक ने हमारे खाते में जमा करा दिए तो फिर हमें भी तो पता चल ही जाएगा ना। बीआरएस बनाने का मतलब ही है कि जिस दिन बीआरएस बन रहा था उस दिन तक पता नहीं था, बाद में तो पता चल ही जाएगा, बाद में तो अकाउंटिंग हो ही जाएगी, बाद में तो बैलेंस मैच भी हो जाएगा, बाद में तो होने को सारे हो जाएंगे। हम तो बात कर रहे हैं ऑन अ पर्टिकुलर डेट, इसीलिए याद करेगा कि बीआरएस का कोई फिक्स टाइम नहीं होता। बीआरएस आप हफ्ते के एंड में, महीने के एंड में, कभी भी सुविधा अनुसार बना सकते हो। बीच में एक स्लाइड में आया था ये लिखा हुआ, मैं पढ़ना भूल गया, कि बीआरएस कौन बनाता है, तो बीआरएस व्यापारी बनाता है, बैंक को परवाह भी नहीं है। बैंक तो जो ट्रांजेक्शन है उनको लिख देता है, व्यापारी को ही मिलाना है। व्यापारी कभी भी बना सकता है जब उसका दिल धड़क रहा हो, उसकी बाईं आंख फड़क रही हो, उसको लग रहा हो कि बैलेंस में डिफरेंस तो नहीं है, अकाउंटेंट गड़बड़ तो नहीं कर रहा, दया कुछ गड़बड़ है क्या, उसका जिस भी दिन दिमाग खराब होता है उस दिन वो बीआरएस बना सकता है। देयर इज नो प्रॉब्लम, और देयर इज नो ज्योतिषी का दिन कि इस दिन बीआरएस बनेगा तो अच्छा रहेगा, गुण नक्षत्र, ऐसा कुछ नहीं। चलिए, उसके बाद है बैंक ने शुल्क काटा। वेल व्हाट इज दिस, ये तो बहुत सिंपल है, बैंक ने शुल्क काटा तो क्या हुआ होगा, कैश बुक 50,000 रुपये पे थी,
उस संडे मॉर्निंग को पासबुक भी 50,000 पे थी, महीने का आखिर आ गया था, बैंक ने 1,000 रुपया आपका काट लिया और आपको बताएगा भी नहीं। आजकल तो मैसेज आते हैं पर हम ये बोलते हैं कि उन्होंने हमें बताया तक नहीं, हमें बताया तक नहीं, तो हमारा बैलेंस कितना चल रहा है 50। सिंपल है, 50 से स्टार्ट करते हो 49 पे जाना है तो माइनस, 49 से स्टार्ट करते हो 50 पे जाना है तो प्लस। एक बार फिर समझा देता हूँ। कैश बुक के अंदर कुछ बैलेंस है, ठीक है, और हमको पासबुक में गैस करना है क्या होगा। तो चूंकि 1,000 रुपए के बैंक चार्जेस के बारे में किसको पता है, काटने वाले को तो पता ही है, जिसका काटा उसको नहीं पता, पर जिसने काटा उसको तो पता है। तो 1,000 रुपये उसने काटा, ठीक है, 1,000 रुपये काटा तो वहां पे पैसा कट चुका है, तो पासबुक विल बी शोइंग अ लोअर बैलेंस, ठीक है, एज कंपेयर टू कैश बुक, ठीक है। अब उसका उल्टा ले लो, अगर आपका पासबुक स्टार्टिंग पॉइंट है और आप कैश बुक का बैलेंस जानना चाहते हैं, तो आपको कैसे सोचना पड़ेगा कि पासबुक में से तो पैसा माइनस हो रखा है पर कैश बुक में से तो माइनस हुआ ही नहीं, यानी कैश बुक विल बी शोइंग अ हायर बैलेंस, कैश बुक एक उच्च तेज दिखा रही होगी। तो ये बार बार यही पूछेगा, जोड़ा जाएगा घटाया जाएगा, या ये पूछेगा कि यहाँ इतना बैलेंस है तो वहाँ कितना होगा, ठीक है। और ये मैं आपको एग्जाम्पल्स मन से बता रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा पिक्चर क्लियर रहे, ठीक है। और देख लेते हैं, बैंक ने स्थायी आदेशों के अंतर्गत बीमा शुल्क, पानी का बिल, बिजली का बिल, किस्त आदि का भुगतान किया। देखिए आजकल हमारी मसरूफ़ ज़िंदगी है, बहुत हम बिज़ी रहते हैं, तो हम बैंक को ऑटो पेमेंट की इजाज़त दे देते हैं। हमारे जो ईएमआई होते हैं वो तो ऑटो डेबिट ही होते हैं। ऑटो डेबिट मतलब ऑटोमेटिक, बिना कमांड के हम उनको एक बार ऑर्डर दे देते हैं। जब हम एक ही बार कह देते हैं, बार बार नहीं कहते, उसको बोलते हैं स्टैंडिंग ऑर्डर, और टेक्निकली लैंग्वेज में आप कह सकते हो जनरल ऑर्डर। हम उनको जनरल ऑर्डर दे दिया कि भैया 5 तारीख को हमारी बजाज की किस्त आएगी या HDFC की किस्त आएगी, वो तो हमारे खाते में से काट लेना। और बैंक भी अपनी कमांड फिट कर देगा और आपके खाते में से पैसा कट जाएगा। तो अब क्या होगा कि किसी दिन विशेष पे आपका 50,000 का बैलेंस चल रहा है कैश बुक में और आपका 50,000 का बैलेंस चल रहा है पासबुक में। वो दिन आ गया जिस दिन पैसा कटना था, तो मान लीजिए 8,000 का आपका कोई इंस्टॉलमेंट था, फिर आपने आईफोन खरीदा और आपका 8,000 का इंस्टॉलमेंट है वो कट गया। 8,000 ही आता है क्या चलो ठीक है, 42,000 रुपया अब आपका है। तो अब मैं क्या बोलूँगा, अगर आपको 50 से 42 पे पहुंचना है तो माइनस करना होगा, और 42 से 50 पे आना है तो प्लस करना होगा। जल्दी से उस तरफ मत देखिए, अब आप ये समझिए कि अगर पासबुक में 70,000 का बैलेंस है, अब मैंने कहानी चेंज कर दी, तो बताओ कैश बुक में क्या होगा। तो अब आप समझिए, पासबुक में 70,000 का बैलेंस है और 8,000 रुपये बैंक ने स्टैंडिंग ऑर्डर का चुकाया है। ये 8,000 रुपये की एंट्री के बारे में केवल पासबुक को पता है, क्योंकि जैसे ही तारीख आई ऑटो डेबिट हो गए। पासबुक को इस बारे में पता है, कैश बुक को इसके बारे में नहीं पता है। यानी 8,000 कटने के बारे में कैश बुक को कुछ नहीं पता है, तो कैश बुक तो अपने मस्ती में मस्त हो रखी है, पासबुक में से पैसा कट चुका है। अब इस बात को मैं दोहराता हूँ, 70,000 रुपये पे है और पासबुक में से 8,000 रुपये कट चुका है, जबकि कैश बुक में से वो नहीं पैसा कटा है। चूंकि कैश बुक में नहीं कटा है तो कैश बुक विल बी शोइंग अ हायर बैलेंस, तो कैश बुक 78,000 रुपये दिखाएगी। तो आप अब इसको समझिए, आप चूंकि इस क्वेश्चन में जो मैंने क्वेश्चन बनाया उसमें आप पासबुक से कैश बुक की तरफ गए तो आपको जोड़ना पड़ा। तो अब या तो आप डमी फिगर से समझिए या क्वेश्चन के ओरिजिनल फिगर से समझिए, लेकिन आपके मन में ये कैलकुलेशन चलनी चाहिए। और अगर आप किसी ट्रिक से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आपकी ट्रिक हर बार आपका क्वेश्चन सही करवा दे। कभी सही बैठ जाता है, कभी गलत बैठ जाता है, सर हमें तो पता ही नहीं चलता, तो फिर आपका ट्रिक में कुछ ना कोई गड़बड़ है, ठीक है। इसीलिए कॉन्सेप्चुअली मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और ट्रिक एक दिन आप खुद ही बना लेंगे। अगर आपने बहुत ध्यान से चीज़ को समझ लिया तो आप क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही आंसर निकाल देंगे। तो मैं इसको दोहरा नहीं रहा हूँ, चीज़ों को मैं दोहरा नहीं रहा हूँ। अगर आपको नई बात समझ में आई तो आप वापस 1-2 मिनट का पीछे लीजिए वीडियो और वापस सुन लीजिए, बट समझ के आगे बढ़िए, ठीक है। और नहीं समझ में आता तो आप 2-3-4 बार इस वीडियो को सुनिए, फिर आपको कभी कुछ और BRS में देखना ही नहीं पड़ेगा। आपको लगेगा BRS जैसा मस्त टॉपिक कोई नहीं होता। मैं खुद की तारीफ के लिए नहीं बता रहा हूँ, वाकई में बहुत ही मज़ेदार सा टॉपिक है जो आपकी एक ब्रेन एक्सरसाइज करवाता है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं। और स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, हमारा टीचिंग स्टाइल आपको पसंद आता है, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए। कॉमर्स पॉइंट नाम से हमारा ऐप है, प्ले स्टोर पे इजीली मिलेगा, डाउनलोड कर लीजिए। अभी जैसे जूनियर अकाउंटेंट एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड है, तो हमने उसके लिए 3 तरह के प्रोडक्ट तैयार किए हैं और मैं आपको उसके बारे में बताना चाहता हूँ, जस्ट देखिएगा।
अगर आप एक बहुत सिंपल छोटे से कोर्स से स्टार्ट करना चाहें और क्या वैल्यू मिलेगी वो देखना चाहें, तो एक हमारा 99 रुपये का कोर्स है। उसमें हमने सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन बैंक दिए हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप अकाउंट्स का क्वेश्चन बैंक देखना चाहते हैं, आपका अकाउंट्स तैयार हो गया है, तो क्वेश्चन बैंक हम आपको मात्र 99 रुपये में प्रोवाइड कराएंगे। उसके अंदर आपको 1500 क्वेश्चन मिलेंगे, 1500 से इनफैक्ट ज़्यादा ही होंगे, और वो क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में होंगे और चैप्टर वाइज होंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का सिलेक्शन किया गया है। इसी तरह अगर आपको मान लीजिए आपका लगता है कि मेरा अकाउंट ऑडिट तैयार हो गया है, तो आप ऑडिट के इतने ही क्वेश्चन मात्र 99 रुपये में, इस तरह किसी भी सब्जेक्ट के, जो कॉमर्स रिलेटेड 6 सब्जेक्ट हैं, उन किसी भी सब्जेक्ट के आप पेपर हमसे बाय कर सकते हैं, मात्र 99 रुपये में अवेलेबल है। वेल, ये तो हो गई क्वेश्चन बैंक की बात। अगर मान लीजिए आपके पूरे सब्जेक्ट्स की, सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी हो चुकी है, तो आप हमारा 249 वाला प्रोडक्ट देख सकते हैं। एक्चुअली इसके अंदर सैम्पल पेपर्स हैं। जैसे हमें पता है कि हमारे पास 25 क्वेश्चन आते हैं हर सेक्शन से, अकाउंट्स 25, ऑडिट 25, RSR 25, तरह से 6 सब्जेक्ट हैं, तो टोटल 150 क्वेश्चन है। तो 150 क्वेश्चन जब होते हैं तो एक सैम्पल पेपर पूरा होता है। तो हमने ऐसे 50 सैम्पल पेपर प्रोवाइड कराए हैं। अगर आप बहुत ही सीरियस तैयारी कर रहे हैं और अपने चांस नहीं गंवाना चाहते और जॉब लेना चाहते हैं, तो बिल्कुल एडवाइस करूँगा कि आप ये 50 सैम्पल पेपर्स परचेज़ कीजिए, और मात्र 249 रुपये में अवेलेबल है। यानी अगर एक सैम्पल पेपर मात्र 5 रुपये हो गया, अगर आप हिसाब लगाएं तो, और 5 रुपये में 150 क्वेश्चन हो अबाउट दैट, और बहुत ही अच्छे सेलेक्टेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे तैयारी के लिए। वेल, ये भी आपका सैम्पल पेपर रहा। इसके बाद अगर बाय द वे आप अकाउंट्स के नहीं हैं, या आपको अकाउंट्स की बहुत अच्छी तैयारी करनी है, तो हमारा अकाउंट्स का वीडियो लेक्चर्स का पूरा कोर्स तैयार है और मात्र 499 रुपये में अवेलेबल है। इसके तहत अगर आप ये 499 का कोर्स लेते हैं, तो हमने आपको सैम्पल पेपर्स फ्रीली प्रोवाइड कराए हैं। जो सैम्पल पेपर्स 249 की वर्थ के थे, वो भी हमने फ्रीली प्रोवाइड कराए हैं। तो जस्ट अगर नेट देखा जाए तो नेट ये कोर्स आपका 200 का ही हो गया, ऑलमोस्ट 200 या 250 का हो गया, इनफैक्ट 250 रुपये का हो गया। तो जस्ट मैं ये चाहता हूँ कि आप अकाउंट्स पढ़ें और अच्छे से पढ़ें, और इसके अंदर 150 से ज़्यादा वीडियो लेक्चर्स हैं। एक एक चैप्टर को 10-10, 12-12 वीडियो लेक्चर्स में इन डेप्थ स्टडी कराया गया है। अगर आप इनको देखने के बाद अकाउंट्स के पेपर लगाते हैं, अकाउंट्स के वीडियोज़ हमारे तैयार हैं इस महीने, और आने वाले महीनों में और वीडियोज़ तैयार होते चले जाएंगे। लगता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो सारे कोर्स आपको पूरे अवेलेबल मिले, जस्ट आप जा सकते हैं। और ये सब हमारे कॉमर्स पॉइंट ऐप पे मिलेगा। फायदे में आपको कोई दिक्कत आती है तो घर पे आप हमें। नेक्स्ट पॉइंट है कि बैंक ने किराया, ब्याज, लाभांश हमारे लिए संग्रहित किया। ठीक है, मान लीजिए कि हम जयपुर शहर में रहते हैं, और ये भी कि हमारी एक प्रॉपर्टी किसी और शहर में है, रांची में हमारी एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब हमने ऑब्वियस ही बात है किराएदार को कह रखा होगा, चाहे हमने कमर्शियल प्रॉपर्टी किराए पे दे रखी है, चाहे रेजिडेंशियल, हमने किराएदार को कह रखा होगा कि भैया जैसे ही महीने की 1 तारीख हो तो हमारे खाते में खाता नंबर दे देंगे, तो हमारे खाते में किराया वगैरह जमा करा देना। ठीक है, और वो करवा भी देगा। तो क्या होगा, और वो खाते में जमा करवा देगा, या हमारे पास किसी कंपनी के शेयर्स होते हैं तो कंपनी से डिविडेंड मिलता है, तो वो डिविडेंड हमारे खाते में आ जाता है। ठीक है, या हमने किसी को लोन दे रखा होता है और हमने उसको कहा कि भैया ब्याज का पैसा देने के लिए तेरे को हमारे शहर नहीं आना की ज़रूरत, ना हम तेरे शहर में लेने के लिए आएंगे, महीना होते ही तो हमारे खाते में जमा करा देना। तो वो हमारे खाते में जब जमा करा देगा तो बैंक हमारे लिए वो कार्य करेगा, तो उसको बोलते हैं संग्रहण का कार्य। बैंक हमारे लिए कलेक्शन का कार्य करता है। बैंक की हैसियत हमेशा एजेंट की हैसियत होती है। जो काम हम कर सकते थे वो हमारे लिए बैंक करता है, तो बैंक हमारा एजेंट होता है। ओके, और हमारे बहुत सारे ऑर्डर भी वो मानता है। तो हम बैंक को बड़ा तोप समझते हैं, लेकिन अगर लीगली देखें तो बैंक हमारा वैसे एजेंट की हैसियत में होता है। खैर, अब बात कर लेते हैं कि कैश बुक के अंदर 50,000 का बैलेंस चल रहा था। उस दिन पासबुक के अंदर भी 50,000 का बैलेंस चल रहा था, और 10,000 रुपये महीने का 1 तारीख को आपके कस्टमर ने, आपके क्लाइंट ने, टेनेंट ने, कंपनी ने आपके खाते में 10,000 रुपये जमा करा दिए। तो अगर आपका 60,000 रुपये का स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी अगर आपका पासबुक स्टार्टिंग पॉइंट है, तो आपको कैश बुक पे आने के लिए माइनस करना होगा। अगर आपका कैश बुक स्टार्टिंग बैलेंस है तो पासबुक के बैलेंस को जानने के लिए आपको प्लस करना होगा। तो ये बड़े उलझने वाले शब्द लगते हैं, लेकिन जिसको समझ में आता है वो उसका बगैर इधर उधर हुए वो बिल्कुल सही बोलेगा। ठीक है, तो अब मैं कहानी बना लेता हूँ कि अगर आपका कैश बुक 80,000 रुपये पे है, और मान लीजिए 10,000 रुपये की ये चीज़ हुई है, तो अब आपको गैस क्या करना है कि यहाँ पे 70 होगा कि 90 होगा, आपको यही गैस करना है। ठीक है, आप ये देख रहे हैं भाई साहब बड़े मस्ती से सो रहे हैं, इनको तो पता ही नहीं है, हमारे अकाउंटेंट है, मूछे लगा के मस्त लैपटॉप खोल के सो रखे हैं। तो
इनको पता नहीं है कि इनके खाते में जमा हो गए हैं। तो कैश बुक अगर 80,000 रुपये पे है तो चूंकि वहाँ तो पैसे जमा हो गए हैं तो पासबुक विल बी शोइंग अ बैलेंस ऑफ 90,000 और 90,000 रुपये पहुँचने के लिए आपको प्लस करना होगा। उल्टी बात करें तो सपोज कीजिए कि पासबुक में 90,000 रुपये का बैलेंस है और यही 10,000 रुपये की चीज़ हुई है, तो पासबुक में 90,000 तब है क्योंकि 10,000 वहाँ पे जमा हो गए हैं, जबकि ये पैसे अभी तक कैश बुक में तो जमा नहीं हुए। आराम से पासबुक में 90,000 रुपये हैं, 10,000 रुपये का खाना खाने के बाद, 10,000 रुपये की एंट्री हो जाने के बाद, कैश बुक में तो एंट्री है ही नहीं। तो कैश बुक में कितने होंगे? कैश बुक में 80,000 रुपये होंगे। तो प्लस करना कि माइनस करना बहुत आराम से है, ठीक है, आप बिल्कुल आराम समझ पाएंगे। और इससे आपका एक आप नहीं समझते, आप कई बार सोचते हैं कि हम ये टॉपिक कर रहे हैं बैंक रिकन्सिलेशन, आपको एक जगह का सीन देखकर दूसरे जगह का सीन विजुलाइज करने का ये जो डेवलप हो जाता है सिस्टम, ये बहुत जगह चीज़ें समझ में आती है। जब आप शेयर मार्केट वगैरह में जाते हैं ना, इस कंपनी का ये हाल है तो उस कंपनी का क्या हाल होगा, इस सांसद का ये हाल हुआ तो उसका क्या हाल होगा, इस पार्टी का ये हाल है तो उसका क्या होगा, ऐसे आपको सिंक्रोनाइज करने आने लगेगा, आपको एनालॉजी समझ में आने लग जाएगी। ठीक है, चलो मैं नौ में बह गया। अब ये है कि एक ग्राहक का चेक अनादरित हुआ पर हमें सूचना नहीं मिली। ये पॉइंट जो है ये दो तरीके से हम समझा जा सकता है। मैं आपको एक तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। कहानी ये है कि हमें एक पार्टी से चेक मिला, ठीक है, और चेक मिला वो हमने बैंक में दे दिया, और ये भी मान लेते हैं कि बैंक ने हमारा विश्वास करके हमारे खाते में पैसे जमा कर दिए, ठीक है। वापस समझ लीजिए, हमारे को एक कस्टमर से चेक मिला, वो चेक हमने बैंक में जमा करा दिया और बैंक को हमने कहा जमा कर दो, और मान लेते हैं, वैसे तो बैंक पूरा तहकीकात करके जमा करता है, और ये मान लेते हैं कि बैंक ने हमारे खाते में पैसा जमा कर दिया। उस दिन जब पैसा जमा हो गया खाते में तो कैश बुक 50,000 पे थी और पासबुक 50,000 रुपये पे थी। मान लेते हैं कि 5 दिन के बाद वो चेक डिसऑनर हो गया, ठीक है, बैंक को पता लगा वो आदमी फ्रॉड है, उसके खाते में पैसा नहीं है वगैरह वगैरह। तो जैसे ही ये होगा, जैसे ही बैंक को पता लगेगा कि उस आदमी के खाते में पैसा नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने आपके खाते में से 10,000 रुपये काट दिए। जो चेक का अमाउंट था 10,000 का चेक था, वो 10,000 रुपये आपके काट लिए। तो पासबुक में बैलेंस कितना हो जाएगा? 40,000, और कैश बुक अभी भी कितने पे होगी? 50,000। तो मैंने कहानी ये बनाई कि चेक डिसऑनर होने पे, मैंने कहानी ये बोली कि चेक डिसऑनर होने पर बैंक आपके खाते में से पैसे माइनस कर देगा। बैंक को डिसऑनर के बारे में पहले पता लगेगा, कैश बुक को जब तक पता नहीं चलेगा तब तक कैश बुक विल बी शोइंग अ हायर बैलेंस। वही है, 40 से 50 पे आना हो तो प्लस करो, 50 से 40 पे आना हो तो माइनस करो, ठीक है। और अगर मैं समझाने के लिए बताऊं तो कैश बुक 75,000 रुपये पे थी और एक 10,000 रुपये का चेक डिसऑनर हो गया, 10,000 का चेक डिसऑनर हो गया, जिसकी सूचना कैश बुक को नहीं मिली। अब आप समझिएगा, कैश बुक 75,000 पे है और 10,000 की एक चेक डिसऑनर हो गई है। चूंकि डिसऑनर की बात पासबुक में तो है ही है, तो पासबुक में जो बैलेंस होगा वो आपका 65,000 रुपये होगा, यानी रिलेटिवली 10,000 रुपये कम होगा। वैसे मैंने जो बताया ये बहुत सही तरीका नहीं है, मतलब ये समझने में आसान है, जो मैंने बताया वो समझने में आसान है, पर ये रियल स्थिति नहीं है। रियल स्थिति ये होती है कि हमने कैश बुक है और पासबुक है और 50,000 मान लीजिए, और हमने एक 10,000 रुपये का चेक बैंक में जमा कराया, लेकिन बैंक ने जब तहकीकात की तो उन्हें मतलब ग्राहक गलत निकला, या उसके साइन गलत निकले, या उसके खाते में इनसफिशिएंट फंड था, कुछ भी स्थिति थी, बैंक वो काम नहीं कर सका जो हम चाहते थे। क्या करे कि बैंक उस कस्टमर के खाते में से 10,000 रुपये काटे और हमारे खाते में ट्रांसफ़र कर दे, बैंक ये काम नहीं कर सका ऑन अ टेक्निकल रीजंस। तो क्या होगा, पासबुक 50 पे ही खड़ी होगी और कैश बुक विल बी शोइंग 60,000 रुपया, ठीक है। क्योंकि हमने तो चेक को अच्छा सुंदर टिकाऊ मान के हमने तो कैश बुक में एंट्री कर ली और पॉजिटिव एंट्री कर ली, लेकिन बैंक ने वो पैसा हमारे खाते में जमा नहीं किया। इनफैक्ट उन्होंने हमें सूचित किया कि आपके द्वारा जमा कराया गया चेक डिसऑनर हो गया है। तो ऑब्वियस सी बात है कि दोनों बैलेंसेस में अंतर आ जाएगा, और दोनों बैलेंसेस में अंतर आ जाएगा तो बात वही है कि कैश बुक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, और इस ये सिचुएशन भी रही जो मैंने इस पॉइंट में समझाया, कैश बुक विल बी शोइंग अ हायर बैलेंस और पासबुक विल बी शोइंग अ लोअर बैलेंस। तो आपको 10,000 प्लस करना पड़ेगा या माइनस करना पड़ेगा, डिपेंडिंग ऑन आपका स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है और आप कहाँ पे पहुँचना चाहते हैं, ठीक है। तो चेक के डिसऑनर को समझने के दो तरीके हैं। पहला तरीका ये होता है समझने का, मैं दोहरा रहा हूँ कि थोड़ी देर के लिए मान लो कि कैश बुक में भी जमा हो गया, पासबुक में भी जमा हो गया, पासबुक ने विश्वास करके आपका पैसा जमा कर लिया, और ये मान लेते हैं कि 5 दिन के बाद उनको पता लगा तो उन्होंने आपको माइनस कर दिया, और माइनस करने वाली बात आपको पता नहीं चली। या तो आप इस स्टोरी से क्वेश्चन को समझ लेना, या
दूसरी स्टोरी जो रियल स्टोरी है उसमें ये होता है कि हमने बैंक में जमा करा दिए, हमने कैश बुक में एंट्री कर दी, अज्यूमिंग दैट कि हमारा पैसा पासबुक में जमा हो जाएगा, लेकिन पासबुक में पैसा कभी जमा हुआ ही नहीं। तो इस वजह से भी दोनों में अंतर आ जाएगा और उस अंतर को मिटिगेट करने के लिए प्लस करना है या माइनस करना है और BRS में कोट करना होता है। ठीक है, चलिए। तो अगला रीजन कहता है रोकड़ बही के प्राप्ति पक्ष का योग अधिक लगाया। वेल, तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके पास एक कैश बुक होती है और एक आपकी पासबुक होती है। ठीक, कैश बुक की बात बताता हूँ मैं आपको। कैश बुक में एक आपका इनकमिंग साइड होता है DR साइड और एक आपका आउटगोइंग साइड होता है CR साइड। सपोज कर लेते हैं कि 80,000 रुपये आपके पास इनकमिंग हुआ और ये भी मान लेते हैं कि 30,000 का आपका आउटगोइंग हुआ। 80 आपके पास आया और 30 गया, तो आपका जो बैलेंस होगा वो कितना होगा? 50,000, बरोबर। लेकिन मान लीजिए कि कोई अकाउंटेंट है, उससे गलती हो गई ऑलरेडी ऑल्दो उसके पास कैलकुलेटर था, और मान लीजिए कि उसने 80 की जगह 88,000 की इनकमिंग शो कर दी। इसको बोलते हैं ओवरकास्टिंग, ओवर टोटलिंग। लेकिन आपको पहले हमेशा वैसे जब क्वेश्चन पढ़ें तो आपको समझना पड़ेगा कि गलती कैश बुक के किस पक्ष में हुई है, यानी गलती DR साइड पे हुई है या CR साइड पे हुई है। ये भी समझना पड़ेगा कि टोटल ज़्यादा लगाया गया है या कम लगाया गया है। तो इस केस में टोटल 4 तरह की परिस्थितियाँ बनेंगी, यानी अगर कैश बुक में भी एरर होता है तो 4 तरह का सिचुएशंस बन सकते हैं। तो इसीलिए आप मेमोराइज नहीं कर सकते, याद नहीं कर सकते, आपको कॉन्सेप्चुअली समझना पड़ेगा। खैर, मैं 4 में से एक पॉइंट को आपको समझा रहा हूँ। स्थिति यह है कि हमने कैश बुक की DR साइड में मिस्टेक की है और टोटल हमने ज़्यादा लगा दिया है, तो उससे होगा क्या? अब आपकी इनकमिंग साइड हो गई 88 की और आपकी आउटगोइंग 30 की है, तो आपका बैलेंस कितना होगा? आपका बैलेंस प्लस माइनस के हिसाब से 58,000 निकलेगा। यानी इस सिचुएशन में ओवरऑल क्या होगा कि आपकी कैश बुक दिखा रही होगी 58,000 का बैलेंस, जबकि आपकी पासबुक में तो इस तरह की कोई मिस्टेक है ही नहीं। पासबुक में इस तरह की कोई गलती नहीं है, तो वहाँ पे बैलेंस 50,000 होगा। तो वही, अगर आपको 58 से 50 पे पहुँचना है तो माइनस करना होगा, 50 से 58 पे आना है तो प्लस करना होगा। मैं कहानी बना के बताऊँ कि अगर पासबुक 80,000 रुपये के बैलेंस पे है और इस तरह की 8,000 की मिस्टेक है, तो आपको यहाँ गैस करना है कि यहाँ 8 कैश बुक में ज़्यादा होगा या कम होगा। तो अब आप समझिए कैश बुक में क्या मिस्टेक है। कैश बुक में ये मिस्टेक है कि उन्होंने रिसिप्ट साइड को, DR साइड को ज़्यादा लगाया है, तो कैश बुक में जो बैलेंस होगा वो रिलेटिवली ज़्यादा होगा। तो अगर पासबुक में 80,000 रुपये बैलेंस है तो इस गलती के चलते आपका कैश बुक का बैलेंस 88,000 रुपये रहा होगा। और अगर मैं आपका कैश बुक से शुरू करूँ कि कैश बुक में बैलेंस 70,000 है, तो बताइए पासबुक में बैलेंस क्या है? तो चूंकि कैश बुक में तो गलती हो रखी है, कैश बुक तो पागल हो गई है, कैश बुक में तो 8,000 रुपये प्लस की एंट्री चढ़ी हुई है, पासबुक में तो वो है ही नहीं। तो पासबुक में जो अमाउंट होगा वो 62,000 होगा। ये मैंने आपको डिफरेंट एग्जाम्पल्स बताए, क्योंकि 8 प्लस करना है या माइनस करना है, लेकिन ये याद नहीं करना है आपको पहले जो पॉइंट गिवन हो उस पॉइंट का क्या प्रभाव हुआ होगा, वो प्रभाव सही से समझोगे तो फिर आप बिल्कुल सही अंदाज़ा लगाओगे, और मैं उसे अंदाज़ा भी नहीं कहूँगा, बिल्कुल आप सही कैलकुलेट कर पाओगे। ठीक है, चलिए। अब मान लेते हैं कि ऐसा हो जाए आपके साथ, ऐसी खुश नसीबी हो, जैसे ये स्क्रीन पे आपको मैडम बड़ी खुश दिखाई दे रही हैं। क्यों है? क्योंकि बैंक ने हमारे खाते को गलती से जमा कर दिया। मान लीजिए कि मेरा नाम विश्वजीत है, विश्वजीत छतवानी, और कोई व्यक्ति होता है विश्वजीत सोनी, उसके पैसे जो उसने जमा कराए थे वो गलती से मेरे खाते में आ जाए, तो टेम्परेरी क्या होगा? टेम्परेरी खुशी के लड्डू होंगे। जैसे मान लीजिए कि किसी दिन विशेष पे सुबह तो 50,000 रुपये बैलेंस था कैश बुक में और 50,000 का बैलेंस ही था पासबुक में। दिन होते होते 2 बजे एक एंट्री आई 20,000 रुपये की एंट्री, और वो मेरे पासबुक में आके जमा हो गई। तो और मान लीजिए कि ये सिचुएशन 3-4 दिन रही, तो क्या होगा? तो ये होगा कि पासबुक विल बी शोइंग हायर बैलेंस एंड कैश बुक विल बी शोइंग लोअर बैलेंस। कैश बुक तो वहीं खड़ी है, पासबुक बढ़ चुकी है। और मैं इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन बनाऊं तो किसी दिन विशेष पे मान लीजिए कि आपकी कैश बुक है 80,000 रुपये पे, और ये 20,000 की एक घटना हुई है जहां बैंक ने गलती से हमारे खाते को जमा किया है। तो चूंकि बैंक ने गलती से हमारे खाते को जमा किया है, तो पासबुक में एक एंट्री एक्स्ट्रा बोल रही है और वो बैलेंस आपका प्लस कर देगी, पुश कर देगी। तो अगर आप कैश बुक में 80,000 पे खड़े हो तो पासबुक में डेफिनेट आप 1,00,000 रुपये पे खड़े होंगे। तो बैलेंस एज पर द कैश बुक विल बी 80,000 ऑन दैट डे एंड बैलेंस एज पर द पासबुक ऑन दैट पर्टिकुलर डे विल बी 1,00,000 रुपी। ठीक है, इतना हिंदी इंग्लिश आपको सबको समझ में आता है आराम से। और आज अपन आ गए हैं लास्ट रीजन पे। माथा पकड़ के बैठा है बंदा, क्योंकि बैंक ने गलती से हमारे खाते को नामे कर दिया, डेबिट कर दिया। तो
अब के बार ये हुआ कि बैंक ने गलती से हमारे खाते में से पैसे उड़ा दिए। हम 50,000 के बैलेंस पे खड़े थे, सुबह पासबुक भी 50,000 पे खड़े थे, दिन में एक मैसेज आता है कि 15,000 रुपये हमारे खाते से उड़ गए हैं। क्यों उड़ गए हैं, कोई रीज़न नहीं हमें पता, यानी कैश बुक को तो ख्याल भी नहीं है, होश भी नहीं है कि पासबुक में कांड हो गया है आपके साथ। तो पासबुक में 35,000 रुपये है, ठीक है। तो अगर मैं अब आपको पासबुक का बैलेंस बताऊं कि सपोज़ कीजिए पासबुक 70,000 रुपये है और ये 15,000 की घटना हुई है, तो बताओ कैश बुक का बैलेंस क्या होगा, ठीक है। कमेंट में आप मुझे बता दीजिएगा, कोई अगर आपको बात समझ में नहीं आए तो आप नीचे कमेंट में बोल दिया करो, या मैं कहीं गलत बोल दिया हूँ तो आप बता दिएगा सर उस पर्टिकुलर मिनट में आपने गलत बोल दिया है, तो मैं नीचे फिर पिन कमेंट में गलती मान लूँगा अगर गलती हुई होगी तो। और कुछ एक्स्ट्रा अगर आप चाह रहे हो तो मुझे कमेंट में लिख के आप बताइएगा, थोड़ा बताया करो कैसा लग रहा है, वीडियोज़ वगैरह अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं नहीं आ रहे, ठीक रहता है। खैर, पासबुक 70,000 पे है और 15,000 बैंक ने गलती से हमें काटा है, तो अब आप सोचिए 15,000 रुपये पासबुक में से कटे हुए हैं, और वो पैसे पासबुक में से कटे हुए हैं, कैश बुक में तो नहीं कटे। पासबुक में कटे हैं, कटने के बाद 70 है, पर कैश बुक में तो नहीं कटे, तो कैश बुक में बैलेंस कितना होगा, 85 होगा, ठीक है। क्योंकि चूंकि समझिएगा 15,000 की एंट्री पासबुक में माइनस हो रखी है, तो पासबुक लड़खड़ा गई है, पासबुक नीचे आ चुकी है, लेकिन कैश बुक अभी वहीं खड़ी है 85,000। तो बस यही आपको पता लगना चाहिए। लास्ट बार, कैश बुक पासबुक में अगर अंतर आता है तो अंतर के कारणों को पहले अच्छे से समझिए, वहाँ आप थोड़ा समय लगाइए। जैसे जो मरीज होता है, डॉक्टर होता है, वो मरीज का इलाज करने से पहले आई थिंक वो गोलियां दवाइयाँ लिखने में शायद 2 मिनट लगाता होगा, लेकिन वो पहले केस समझने में शायद 5, 6, 10 मिनट तक भी लगाता है। अच्छे डॉक्टर होते हैं तो बहुत ध्यान से सुनते हैं वो, ठीक है। तो बात वही है कि आप पहले क्वेश्चन को अच्छे तरह समझिए, वो जो पॉइंट है उसे अच्छे से समझो, एनालाइज कर लो कि उस गलती का क्या इम्पैक्ट रहा होगा। जैसे डॉक्टर ये समझ लेता है कि आपने ये चीज़ खाई तो क्या हुआ होगा, उसी अकॉर्डिंग वो फिर अब आपको सही करता है। यहाँ तो आपको सही तक भी नहीं करना, आपको तो बस गैस करना है कि व्हाट वाज द प्रॉब्लम, उसका क्या इम्पैक्ट रहा होगा। और अब अगर कैश बुक के हाल ऐसे हैं तो पासबुक के कैसे होंगे, और पासबुक का हाल ये है तो कैश बुक का हाल कैसा है। होप आप मुझे ध्यान से सुन पाए, समझ पाए। वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ बातें समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कुछ नहीं समझ में आया नीचे कमेंट करना चाहें कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इतनी सारी बातें अगर मानते हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो देखते रहिएगा, चलिए शेयर भी कर देना, बस बहुत है, दिल भर गया।